घटना आज से करीब 26 साल पहले की है। अभी हम अलग अलग जो वेबसाइट देखते हैं ना, जिसके आखिर में .com लगा होता है, दरअसल उससे जुड़ी हुई घटना है। 1990 के दशक में ऐसी .com वाली कई सारी कंपनियों की भरमार सी आ गई थी। ऐसा लगा था कि आईटी की दुनिया में सब कुछ पलटने वाला है। लोगों ने बगैर सोचे समझे .com वाली कंपनियों के शेयर खरीदने शुरू कर दिए थे, पैसे लगाने शुरू कर दिए थे। और 2000 आते आते यानी साल 2000 आते आते .com वाली कंपनियों के शेयर जो है ना, गुब्बारे की तरफ फूल गए थे। इतने ज्यादा फूल गए कि 2002 आते आते ये सारे गुब्बारे फूट गए, जिसे हम शेयर बाजार के इतिहास में .com बबल के नाम से भी जानते हैं। आज मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आईटी सेक्टर में जिस तरह की भयंकर गिरावट आ रही है, इसने कुछ उसी .com बबल वाली घटना की याद ताजा कर दी। क्योंकि उस वक्त .com बबल में आईटी कंपनियों के शेयर 90% तक गिर गए थे। कई कंपनियां दिवालिया हो गई थी। इस सेक्टर से जुड़े दूसरे सेक्टर में त्राहिमाम मच गया था। क्या आज हम वाकई उसी तरह बढ़ रहे हैं क्या? आज यह सवाल इसलिए जानना बेहद जरूरी है क्योंकि महज हफ्ते भर में देखें तो देश की 5 दिग्गज आईटी कंपनियों का मार्केट कैप करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए तक घट गए। सिर्फ और सिर्फ जनवरी में एफआईज ने दुनिया भर में आईटी सेक्टर से $18 बिलियन से ज्यादा निकाल चुके हैं। और अगर यह सिलसिला आगे भी जारी रहा तो उन म्यूचुअल फंड का क्या होगा जिन्होंने देश की 25 आईटी कंपनियों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा लगा रखा है। उस कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर का क्या होगा जहां 35% से ज्यादा की हिस्सेदारी आईटी सेक्टर की होती है। और इस पूरे हालात का जो विलेन है एआई, वो क्या वाकई इतना खतरनाक हो गया है? दरअसल एआई से डर तो वैसे भी लग रहा था, लेकिन नया क्या हुआ कि एंथ्रोपिक टूल आई, उसकी मार पड़ गई। अब ऊपर से एक नया और टूल आ गया है, पैलेंटिड का, जो क्या ये दावा कर रही कंपनी कि डिजिटल कामकाज में ट्रांसफॉर्मेशन यानी एसएपी महज चंद हफ्तों में पूरा कर देंगे उनका टूल, जिसको करने में अभी सालों लग जाते हैं। और ये जो एसएपी टूल होता है ना, वो आईटी कंपनियों के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा होता है। तब हालात ये हो गए कि जिस एआई को आईटी इंडस्ट्री का महज एक टूल समझा जा रहा था, अब उसे पूरे आईटी सेक्टर के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में जो लोग आईटी सेक्टर में बने हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए? अब इतने गिरने के बाद क्या वापस से पैसा लगाना चाहिए क्या? आज आवाज अड्डा में मुख्य तौर पर इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ विशेष मेहमान, जियोजित इन्वेस्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह साहब हैं, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं, एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब हैं, रॉकसेट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल साहब हैं और मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय जी हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में सुदीप सर आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि जब भी आईटी सेक्टर पर आपसे बात होती रही तो बड़ा ही बैलेंस नजरिया आपका रहा है। अब दिन प्रतिदिन जो परतें खुलने सामने आ गई हैं, पर्दे हटने शुरू हो गए हैं, तो एक बड़ा सा डर सा पैदा हो गया पूरे आईटी सेक्टर को लेकर के। ये डर कितना जायज आपको दिख रहा है? देखिए, ये जो डर मार्केट में है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को है, मार्केट पार्टिसिपेंट और टेक्नोलॉजी क्षेत्र के लोगों के में जो डर देखा जा रहा है, ये कुछ हद तक रियल है और ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। एआई की दुनिया में अभी शुरुआत हुआ है। जो टूल्स आपने जिक्र किया, एंथ्रोपिक का टूल का जिक्र किया, पैलेंटिन का टूल का जिक्र किया, ये सिर्फ शुरुआत है और ऐसे बहुत सारे और टूल्स मार्केट में बहुत जल्द आएंगे। और अगर आप जो टेक्नोलॉजी के जो लीडर्स हैं, जो इस क्षेत्र के दिग्गज खिलाड़ी हैं, कह सकते हैं आप, उनके स्टेटमेंट्स, उनके जो थॉट्स है, वो अगर ध्यान से सुने तो साफ वो कह रहे हैं कि अगला 1 साल 18 महीने में ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जो 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 सर्विस सेक्टर है, जो टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स है, उनके उनका नेचर चेंज हो जाएगा। जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, लीगल हो, अकाउंटिंग हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, बहुत बहुत लंबा चेंज आने वाला है। और अगर आप एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, बजाज फाइनेंस के जो नतीजे आए, उसके बाद उनका जो मैनेजमेंट कॉल हुआ, वहां पे उन्होंने साफ बोला कि एआई टूल यूज करके उनका जो रीच है वो भयंकर बढ़ गया है और ये तो उनके लिए शुरुआत है, आगे और यूज करते हैं। तो इसको दो एंगल से हम लोगों को देखना पड़ेगा। एक तो जो आईटी कंपनीज हैं उनके लिए, और दूसरा
डिफरेंट यूजर इंडस्ट्रीज के लिए, मुझे तो लगता है यूजर इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी सामने आ रहा है, जो कि एआई के जरिए ये कैप्चर कर पाएंगे, जो अब तक कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। और इनका एफिशिएंसी, तो इनका जो यूजर कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्री है जो इसमें सुदीप सर प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे चलकर हाँ, इसको दरअसल हम लोग पूरे डिस्कशन को दो हिस्से में बांटेंगे भी कि जो यूजर इंडस्ट्री है वो कितना फायदेमंद हो, चूंकि उनका कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो जाएगा, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आईटी सेक्टर का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं। जीडीपी का करीब 10% हिस्सा यहाँ से आता है। जैसा कि मैंने कहा कि 35% कमर्शियल रियल एस्टेट में आईटी सेक्टर है। तो आईटी सेक्टर का असर कहाँ पड़ेगा, पहले इसको देख लेते हैं। फिर जो यूजर इंडस्ट्री जाहिर तो उनकी लागत कम होगी तो एक अपॉर्चुनिटी भी होगी, आपदा में अवसर जिसको हम लोग पिछले कुछ सालों से कह रहे हैं वो निकल कर सामने आया। गौरांग शाह साहब, मैं आपके पास आऊं, लेकिन मैं एक पंकज जैन साहब से एक व्यू लेना चाहता हूं। पंकज जैन साहब, एक वैसे ही दबी जुबान से सब चर्चा शुरू होने लग गई है कि .com बबल जैसे हालात तो पैदा नहीं हो गए। नमस्कार लक्ष्मण जी। देखो, नहीं, आई थिंक जो एक चर्चा हो रही है इसमें बहुत कुछ नॉइज भी है, बहुत कुछ रेलेवेंस भी है, एंड आई वुड से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग ट्रांसपेरेंटली, हेजीनेस, फॉगीनेस, बहुत सारी चीजें हैं। मेरे कुछ एक मित्र भी हैं जो टेक्नोलॉजी एरिया में बहुत बड़े बड़े दिग्गज एरियाज में बैठे हैं, इवन यूएसए में बैठे हैं, एंड आई बीन टॉकिंग टू देम ओवर लास्ट से कपल ऑफ डेज, कपल ऑफ वीक्स कि भाई एक्चुअल हो क्या रहा है। क्या ये बेहद डरने वाली बात है? क्या एक बहुत बड़ा एक जिन मैदान में आ गया है कि जो सारी टेक कंपनीज को खा जाएगा, या द एक्चुअल आंसर लाइज समवेयर इन बिटवीन। सो एक्चुअल मेरे को लगता है कि बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब किसी के पास भी नहीं है, चाहे वो टेक का दिग्गज आदमी हो, चाहे वो हम और आप हो। आई थिंक एग्जैक्ट कुछ नहीं है, बट थिंग्स आर इवॉल्विंग फास्ट। और जो ये पिछले दिनों में, पिछले कुछ एक हफ्तों में आई थिंक नॉइज एलिमेंट बढ़ गया है, उसके कुछ और कारण भी हो सकते हैं। कारण अपार्ट फ्रॉम बीइंग द टेक्नोलॉजिकल काइंड ऑफ चेंजेस, उसके अलावा जिस तरह की मनी पावर इस एआई इंडस्ट्री में चला गया है, एआई इंडस्ट्री या एआई कंपनीज को नाउ दे हैव टू शो देयर रेलेवेंस, एंड आई थिंक वहां से भी काफी ज्यादा नॉइज आ रहा है। बट थिंग्स आर इवॉल्विंग। और जैसा आपने कहा कि जो टेक बूम में या Y2K के बाद जो हमने देखा था, काफी सारी डिस्ट्रक्शन देखने को मिली थी, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो भी आज के दिन हमारे यहाँ पर या इंडिया एज अ कंट्री हम देखें कि वी आर डेफिनेटली लैगिंग इन एआई। हमारे पास वन ऑफ द थिंग्स विच हैव बीन सॉर्ट ऑफ बॉदरिंग इंडियन आईटी सेक्टर कि यहाँ पर इनोवेशन नहीं है। यहाँ पर एआई रिलेटेड जो एक फील्ड है उसमें कंपनीज काफी लैग कर रही हैं, R&D में काफी लैग कर रही थी। आई डोंट नो उसका कारण क्या था। सो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए डेफिनेटली सॉफ्टवेयर सेक्टर में एज सच चैलेंजेस बढ़ गए हैं। क्या 2026 में यहां से सॉफ्टवेयर सेक्टर उभर के जल्दी से वापस आ पाएगा? आई थिंक चांसेस उसके कम हैंगे, बट द कंपनीज विल इवॉल्व। और इस एवोल्यूशन प्रोसेस में मेरे को लगता है कुछ एक कंपनीज काफी पीछे रह जाएंगी, कुछ एक कंपनीज आगे निकल जाएंगी, कुछ एक कंपनीज एक एवरेज स्पीड से बढ़ती रहेंगी। जो 2 से 3% की आजकल आईटी सेक्टर में हमारे यहाँ ग्रोथ है, क्या उस ग्रोथ में एक्सेलरेशन आएगी? चांसेस कम लग रहे हैं। आई थिंक उसमें हो सकता है स्टैग्नेशन ज्यादा है। और क्या पूरी चीज इस तरह से इवॉल्व हो गई है? क्या जो अब आज के दिन वैल्यूएशन है कैश फ्लोज को लेके, क्या वैल्यूएशन प्रॉपर हो गए हैं? इसका आंसर प्रॉपर किसी के पास भी नहीं है। सो एज अ इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, एज अ ब्रोकर, व्हाट वी हैव बीन गाइडिंग आवर क्लाइंट्स कि भाई थिंग्स आर हेजी, और जहां पर थिंग्स कॉम्प्लेक्स और हेजी होती है, जहां आंसर्स नहीं होते, हमने बार बार देखा है उस फील्ड से या उस सेक्टर से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। एलोकेशंस कम करो, डोंट ट्राई टू बॉटम फिश। ये मत सोचो कि बहुत सस्ते हो गए हैं कि इस वैल्यूएशन पे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो दोबारा नहीं मिलेंगे। So it's better to take it at 10-15% higher valuations rather than just keep on jumping at the bottom fishing. So और उसके साथ हमारा ये भी मानना है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस एआई की वजह से बहुत अच्छा बेहतरीन करेंगे। So why not shift that money to those kind of sectors? So in all, I think challenges हैंगे, आईटी सेक्टर के लिए challenges हैंगे, आईटी सेक्टर के लिए challenges हैंगे, and we accept that, और हम आईटी सेक्टर को एज सच थोड़ी सी एलोकेशंस कम कर रहे हैं। एलोकेशन कम करेंगे, एलोकेशन कर रहे हैं एलोकेशन में जो बने हुए, इट्स नॉट दैट कि सडनली दैट एलोकेशन बिकम्स 0 या बिकम 50%, बट वी आर नॉट ट्राइंग टू बॉटम फिश और ट्राइंग टू एवरेज आउट ऑन दो स्टॉक्स।
बिल्कुल गौरांग शाह साहब, मैं इस पे आऊंगा जो इन्होंने कहा, पंकज जैन साहब ने का लोकेशन कम कर रहे हैं या खत्म कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। लेकिन चूंकि आईटी सेक्टर को काफी आप क्लोजली मॉनिटर करते हैं, तो आपका असेसमेंट क्या कहता है कि हालांकि आप तो जब भी बात होती है बड़ा ही पॉजिटिव रहे हैं बाकी चीजों को लेकर के, लेकिन आईटी सेक्टर को लेकर जो हालात पिछले कई हफ्तों या महीनों से चले आ रहे हैं, तो अब लोगों को लगता है कि स्थिति बहुत दिनों दिन खराब होती जा रही है। और मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी चिंता नहीं है, चिंता ये भी है कि इसमें करीब आपको $300 बिलियन का पूरा आईटी सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है, कह सकते मार्केट साइज है, जो 6 मिलियन लोग इसमें काम करते हैं और इसका बाकी सेक्टर पर काफी इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए दिलचस्पी काफी ज्यादा है कि आईटी सेक्टर में आखिर हो क्या रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न जो था वो थोड़ा लंबा था, उत्तर देने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले तो मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को, आपको और सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते क्योंकि शायद कंपनी स्पेसिफिक भी बात करेंगे कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज आपके कार्यक्रम में रखेंगे लक्ष्मण जी, ये लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो देखिए लक्ष्मण जी, आविष्कार, आधुनिकरण, परिवर्तन, बदलाव, ये जो चीजें है ना आईटी क्षेत्र के केंद्र बिंदु में है। ये पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है और भविष्य में शायद इससे और ज्यादा होगा। और ये पहली बार नहीं है कि एंथ्रोपिक नामक एआई टूल आया है या उसका कोई बड़ा रिश्तेदार या छोटा रिश्तेदार आया है या उसके पहले कोई इसके रिश्तेदार नहीं आए थे। ऐसा पहले भी हुआ है, अब भी हुआ है और भविष्य में मेरे ख्याल से इसकी गति जो है वो और तीव्र हो जाएगी, जिसके कारण आईटी क्षेत्र में हलचल, उठापटक या फिर अनिश्चितता का वातावरण कुछ समय तक रहेगा। पिछले मेरे ख्याल से 10-12 दिनों में जब से ये खबर आई है, तब से मेरे ख्याल से बहुत बड़ी मात्रा में बिकवाली हुई है। अब वो डिलीवरी बेस्ड हुई है या फिर फ्यूचर्स ऑप्शंस में मंदी के सौदे किए हैं वगैरह वगैरह, ये डेटा तो मेरे पास है नहीं और उस पर मैं जाना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन 92 हफ्ते के निचले स्तर पर या अपने जीवन के निचले स्तर के आसपास कुछ आईटी क्षेत्र के शेयर्स आ गए। आईटी क्षेत्र की सूचकांक में भी उसी तरीके से बदलाव हुआ है। इस अनिश्चितता का वातावरण लेकर के क्या सेक्टर शिफ्ट हुआ है, क्या लोगों का मन बदल गया है? कुछ हद तक हाँ और कुछ हद तक ना। कुछ हद तक हाँ इसलिए क्योंकि वो लोग, वो निवेशक जो ये उठापटक बदलाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास जोखिम झेलने की क्षमता नहीं है, उनके पास ये नीचे के तरफ के दायरे देखने की क्षमता नहीं है, वो शायद बिकवाली करके बाकी अन्य क्षेत्र में चले जा रहे हैं जहां पर इस पर्टिकुलर आविष्कार का जो है उसका फायदा हो। हम आज के तारीख में भी लक्ष्मण जी जियोजित इन्वेस्टमेंट्स में सकारात्मक नजरिया रख रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि आने वाले छोटी मध्यम अवधि में क्या होगा, लेकिन हमें बिल्कुल ये पता है कि लंबी अवधि में शायद ये जो परिस्थितियां हैं नकारात्मक, ये दूर हो जाएगी। और कहीं ना कहीं मूल्यांकन को लेकर के और एक बात लक्ष्मण जी, ये जब से पिछले 10-15 दिनों से या फिर हफ्ते 12 दिन से जब भी ये करेक्शन आया, किसी भी आईटी क्षेत्र की मैनेजमेंट ने आकर के चेतावनी नहीं दी है। मैंने उल्टा की टेक महिंद्रा के मैनेजमेंट को मैं सुन रहा था 2 दिन पहले और उन्होंने वो बता रहे थे कि भाई हाँ ये परिस्थिति है, लेकिन ये ऐसी परिस्थिति नहीं है कि एक बहुत बड़ा नकारात्मक सा माहौल और अनिश्चितता का वातावरण लंबी अवधि के लिए आईटी क्षेत्र, भारतीय आईटी क्षेत्र कंपनी को हो जाएगा। और हमने ये भी देखा है दूसरी तीसरी तिमाही में कि भारतीय आईटी कंपनियां एआई में भी निवेश कर रही हैं, अधिग्रहण कर रही हैं, हेडकाउंट्स वगैरह में बात कर रही हैं, डेटा सेंटर्स के लिए बात कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि अब एक बहुत भयानक सा माहौल आईटी क्षेत्र के लिए खड़ा हो गया। मेरे ख्याल से ये ओवर रिएक्शन है। शायद आने वाले हफ्ते में थोड़ा बहुत संभलता हुआ बाजार आएगा, आईटी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा अनुमान है। तो ये एक बदलाव आएगा, लेकिन बदलाव जो अनुमान आपका उसका कुछ आधार है आपके पास? किस आधार पे आप कह रहे हैं कि ऐतिहासिक जो फैक्ट है उसके आधार पे कह रहे हैं? देखिए पहले बात तो जो नतीजा है, नतीजे के पश्चात जो टिप्पणियां करी है मैनेजमेंट ने दूसरी और तीसरी तिमाही के पश्चात, पहली बात। दूसरी बात, निवेश कर रहे हैं, आधुनिकरण कर रहे हैं, कंपनियां खरीद रहे हैं, हमने एक मिसाल देख ली। तीसरी बात, मैनेजमेंट किसी भी छोटी मझौली या दिग्गज कंपनी ने पिछले हफ्ते 10 दिन में आके ये नहीं कहा है कि हाँ हमारे लिए इतनी बड़ी बुरी परिस्थिति हो जाएगी कि हमारे नतीजे जो है वो धराशायी हो जाएंगे।
काम कर रही हैं कंपनियां, सरकार की तरफ से भी सहायता हो रही है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा समय देना चाहिए। अगर आप मेरे पास डेटा या आंकड़े मांगेंगे तो वो मैंने अभी तक किया नहीं है, तो उसके ऊपर मैं ज्यादा विस्तृत जानकारी आपको नहीं दे पाऊंगा। लेकिन इतना बिल्कुल मानता हूं कि आईटी क्षेत्र को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नजरअंदाज नहीं करना चाहिए तो करना क्या चाहिए अभी? मतलब अलोकेशन करते रहें, अलोकेशन बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं? देखिए, पहले तो अब आपने ये प्रश्न पूछा है तो कुछ नाम दे देता हूँ, आपके दर्शकों को शायद थोड़ी बहुत सहायता हो जाएगी। छोटी कंपनियों में केपीआईटी टेक, सायंस लिमिटेड नामक पर खरीदारी की राय है। मझौली कंपनियों में कोफोर्ज, एलटीआई माइंड्री, एल&टी टेक्नोलॉजीज वगैरह है। दिग्गजों में एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस। तो ये एक अ, छोटी सी सूची है आईटी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी। अब पहले तो जब आपका निवेश है, अगर जो मैंने पहले बातें रखी लक्ष्मण जी, जोखिम झेलने की क्षमता, ये खबरें आ रही हैं उसके कारण उतार चढ़ाव, उठापटक और समय सीमा, अगर ये आपके पास है तो आप कोई बड़ा बदलाव आपके निवेश में मत कीजिए। बने रहें इन सब नामों में, जो नाम मैंने बुनियादी तर्क के आधार पर बोल रहा हूँ। अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है और अगर आपने ऊपरी स्तर पर लिया है, क्योंकि हफ्ते 10 दिन में ही हमने देखा है किस प्रकार की गिरावट आईटी शेयर के कंपनियों में दामों में आई है, शेयर के दामों में। अगर निवेश लायक पूंजी है, छोटी छोटी मात्रा में, मैं ये नहीं कहता कि पूरी ताकत लगा करके निवेश करिए या और जोड़े, छोटी छोटी मात्रा में करिए जो भी आपकी जोखिम झेलने की क्षमता है, और उस गिरावट को इंतजार कीजिए और उस गिरावट पर जोड़ते जाए। लेकिन ये पूरा समीकरण जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसके लिए मेरे ख्याल से आने वाले समय में 1.5 से 2 साल अगर आपके पास समय सीमा है, तो हमें लग रहा है कि तब तक माहौल जो अनिवार्य नहीं है वो दुरुस्त हो जाएगा और शायद फिर से जो चहल पहल पहले होती थी आईटी क्षेत्र के शेयर्स में, वो आपको फिर से देखने के लिए मिलेगी, लेकिन समय लगेगा। बिल्कुल अभिषेक जी और अनिल जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक एक सवाल मैं जरा ले लूं फिर से गौरांग शाह साहब से और सुदीप सर से। सुदीप सर, अभी गौरांग शाह साहब ने कहा कि धीरे धीरे या कुछ एक क्षेत्र में, चुनिंदा सेक्टर में आप चुनिंदा कंपनियों में इन्वेस्ट चाहें तो कर सकते हैं। किसी कंपनी ने ये नहीं कहा कि हमारे लिए बड़ी समस्या होने वाली है। मैं इसको दूसरे एंगल से देख रहा था, जो प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो जिसको कहते हैं पीईजी, और उसको आप देखिए तो दुनिया के दिग्गज आईटी कंपनियों के मुकाबले भारत का जो पीईजी है वो काफी ज्यादा है। तो खासतौर से जब निवेशक आएंगे, खासतौर से एफआईज आएंगे, तो वो तो देखेंगे जहां पे पीईजी जीरो है, वहां कम है, वहां लगाया जाए। जैसे एनवीडिया की बात करें तो उसका काफी कम है, मैं देखा था 0.80 है। बाकी इंडियन आईटी कंपनियों के काफी ज्यादा है, 2.4 से शुरू होता है टीसीएस जैसे कंपनियों के। तो ये कंसर्न होता है क्या इन्वेस्टमेंट के लिए? जी बिल्कुल होता है, और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं पिछले लगभग 1-1.5 साल से विदेशी निवेशक, बड़े निवेशक इस क्षेत्र में ज्यादा निवेश नहीं कर रहे हैं। और गौरांग जी ने जो बोला, मैं कुछ हद तक सहमत हूं कि अगर आपके पास 1.5-2 साल का समय है तो आप आईटी में निवेशित रह सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए ये चेंज हो रहा है, एआई टूल्स आ रहे हैं, ये सब का इस्तेमाल करके हमारे जो आईटी कंपनीज है, दिग्गज आईटी कंपनीज, वो भी पिवोट करेंगे, नेविगेट करेंगे इस क्राइसिस को। एक तरह से आप कह सकते हैं उनके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया है, इसको नेविगेट करेंगे। एफिशिएंट मैनेजमेंट है तो कुछ ना कुछ हल इसका निकालेंगे, 1.5-2 साल में वापस स्टेबिलिटी आएगी। पर सवाल ये है कि 1.5-2 साल हमको रुक के रहना है यहाँ पे, या और किसी क्षेत्र में अच्छा अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, ये हमको सोचना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी ये एआई वाला जो इशू है ये सॉल्व होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडियन आईटी में ये है कि हमारे पास खुद के एआई टूल्स नहीं है आज के दिन में। हमको थर्ड पार्टी टूल यूज करके सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा। दुनिया भर से जो प्राइसिंग को कम करने की प्रेशर आएगी, क्योंकि एआई वर्क फ्लो को ईज कर रहा है, वर्क प्रेशर कम कर रहा है, फास्ट एग्जीक्यूशन में हेल्प कर रहा है। तो मार्जिन में प्रॉब्लम आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगा और टॉप लाइन में प्रॉब्लम आएगा। ये तीनों चीजों में एग्जिस्टिंग जो सर्विस प्रोवाइडर आईटी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए प्रॉब्लम आएगा, और ये प्रॉब्लम 1-1.5 साल तक चलता रहेगा जब तक हमारे कंपनीज इसमें इस सिचुएशन में अपने आप को ठीक देख करके, एडजस्ट करके, सिचुएशन के हिसाब से सर्विस डिलीवरी के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। अभी कोई जोखिम लेने की सवाल ही नहीं है आईटी क्षेत्र में। वॉच करिए, देखिए क्या होता है। और एक पंकज जी ने भी एक सही बात बताया कुछ देर पहले कि किसी को भी मालूम नहीं है। हम एक्सपर्ट बात कर रहे हैं, हम लोग सब बात कर रहे हैं, बहुत सारे विदेशी जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी बात कर रहे हैं, पर किसी को सही तरीके से मालूम नहीं है कि
कल को क्या होने वाला है, अगले हफ्ते क्या होने वाला है, 3 महीने में क्या होने वाला है। तो मैं तो समझता हूँ कि इतना अनसर्टेनिटी में आईटी क्षेत्र में थोड़ा संभल के रहना चाहिए। बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत संभल सारे करना चाहिए। एक्टिविटीज़ हैं इकोनॉमी में और किसी जगह पे आप निवेश की अपॉर्च्युनिटी ढूँढिए। अगर आप निवेशित हैं, तो आप मौका देख के अगर मौका आपको अच्छा मिल जाए, एक बार एग्ज़िट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है, क्योंकि जो डिस्टर्ब करने वाली कंपनियां जो पॉकेट हैं वो आईटी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां नहीं, कहीं और से पॉकेट से निकल कर चीज़ें आ जाती है कि जैसे जादूगर निकालता ही है हमारी तरफ से रुमाल निकालना, इस चीज़ को हम लाल को हरा कर देंगे, हरा को लाल कर देंगे, वैसे अलग अलग पॉकेट लेकर लोग खड़े हो जाते हैं। अभिषेक अग्रवाल साहब, अब तक बड़ी लंबी चर्चा हुई, आप गंभीरता से सुन रहे थे, आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? लक्ष्मण जी, इस मैटर पे तो चर्चा कई बार हो चुकी है और मैंने अपने राय आपके कई सारे एपिसोड्स में रखे थे। एंड अब जो हम देख रहे हैं ऑलरेडी ये डाउनफॉल मोटा मोटा आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो उस समय व्यू बना के चल रहे थे एटलीस्ट हमारे एंड से, वो तो आज की डेट में तो राइट प्रूव हो रही है। वेयर मैंने बहुत कैटेगरिकली उस समय मतलब भी कहा था कि आपकी दखल एआई में बहुत ज्यादा है, एआई कंपनी, आपको पता था क्या वो लोग टूल्स निकालने वाले हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा मुझे मालूम है, बट जितना जो थोड़ा बहुत मैं करता हूँ मेरे नेचर ऑफ वर्क में, उसमें डेफ़िनेटली मैं थोड़ा क्लोज़ हूँ आईटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज़ में, और उसी के तहत मेरी असेसमेंट ये रही थी पहले भी और आज भी वही है। और इस चर्चा में मैं कुछ अगर नए एलिमेंट्स ऐड करूँ कि हो क्या रहा है, थोड़े डिफरेंट वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बिल्कुल बिल्कुल। पहली चीज़ ये है कि मुझे ये कोई बबल वाली बात नहीं लग रही है। इंडिया के आईटी सेक्टर में कोई बबल नहीं था। अभी जो करेक्शन हम देख रहे हैं, वो लार्जली इसलिए आ रहा है बिकॉज़ देखिए, आईटी जो सेक्टर है, जो कैटर कर रहा है दुनिया को, उसकी साइज़ कम नहीं हुई है ना? ऐसा हो कि $100 बिलियन का मार्केट $90 बिलियन हो गया है, डीग्रोथ हो गई, तो अब आप कंसर्न्ड होंगे। सो ओवरऑल मार्केट साइज़ कम नहीं हुआ, बट उस मार्केट साइज़ का जो शेयर है कि उसकी शेयर कौन लेगा? शेयर का मतलब हाउ मच यू आर टेकिंग द लीडरशिप इन दैट पर्टिकुलर शेयर, वो बदल रहा है एआई की वजह से। ठीक है? ट्रेडिशनली हमारे इंडिया के जितने भी आईटी फर्म्स हैं, सारे के सारे मैन पावर ड्रिवन है। इतने हेड काउंट्स आप ऐड करिए तो ग्रोथ आ जाएगी। अब हेड काउंट्स तो कोई काम के ही नहीं रहे, बिकॉज़ लो मिड लेवल की जितनी भी एक्टिविटी है वो एआई के थ्रू हो रही है। सो एआई की इम्प्लीमेंटेशन, एआई की एग्जीक्यूशन इज रियल, इट इज नॉट आर्बिट्री। अगर अभी भी हम लोग डिनायल में हैं तो मेरे हिसाब से हम अपडेटेड नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर में तो बहुत यूज केस अभी तक आ चुके हैं जहां एक्चुअली एआई ने क्या क्या रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, सो एआई तो एक्चुअल है। अब इंडिया के आईटी सेक्टर के अंदर में क्यों इतनी जबरदस्त गिरावट है? क्योंकि एक दो दशक तक इंडिया की आईटी कंपनियां 15 से 20% ग्रोथ दिखाती थी। अब वो आ गई है सिंगल डिजिट पे, तो आपका कंप्रेशन आ गया रेवेन्यू की ग्रोथ पे, फॉलोड बाय अर्निंग्स की मार्जिन्स पे, बिकॉज आपकी अर्निंग ग्रोथ कम हो रही है, बट मार्जिन भी कॉम्प्रेस हो रहा है बिकॉज ऑफ दी कॉस्ट स्ट्रक्चर, राइट, इनोवेशन की वजह से। एंड अब आप कंपीट कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे अमेरिका की कंपनी से, जो कि एक लेवल पे उन्होंने जो एआई के अंदर में अचीव किया है, उससे उनका बिजनेस और मार्केट शेयर बढ़ रहा है ग्लोबली। ठीक है, तो अगर हम इन सबको देखें तो वैल्यूएशन कंपरेशन भी अब हम देख रहे हैं। तो एक जमाने में जहां 25-30 की शायद मल्टीपल कभी रही होगी, अब आप देख रहे हो कि भाई 12 से 15 या 16 टाइम की जो आप अर्निंग्स की जो देखते हो मल्टीपल की ग्रोथ, मोटा मोटा अब वहां पे ये आईटी सेक्टर जा रही है। सो मुझे यहाँ पे रैशनलाइजेशन ज्यादा लग रहा है। हैविंग सेड दैट, आई ऑल्सो डू नॉट एंडोर्स दैट ये सेक्टर खत्म हो चुका है, आप इस सेक्टर से निकल जाइए, इंडियन आईटी कंपनीज इन्वेस्ट करने लायक नहीं है। नो, आंसर इज नॉट दैट। But if I am a global investor and if I have the choice to invest into multiple countries, तो फिर मेरा बेस्ट बेट वहां होगा जहां मुझे क्लियर कट इनोवेशन दिखेगी, फॉलोड बाय ग्रोथ। ठीक है, अभी आपने एक जिक्र पीजी का किया था, सो वहां पे एक अंडरस्टैंडिंग गैप ये है कि उसमें प्राइस आता है, क्योंकि आपने प्राइस को इंक्लूड कर लिया है वैल्यूएशन मैट्रिक्स में। अब यहाँ पॉइंट है कि हमने इनोवेशन को आउट कर दिया। सी, इनोवेशन इज ड्राइविंग द ग्रोथ राइट नाउ, नॉट द ट्रेडिशनल बेंच स्ट्रेंथ ऑफ मैन पावर। सो ये फंडामेंटल डिफरेंस है। अगर हम इसको समझ पाएंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये मिक्स जो है वो कितना बदल गया, और इस मिक्स की वजह से एक साथ अब सारी आईटी कंपनियों में सेम ट्रेंड देख रहे हैं, गिरावट। नहीं, इसमें अभिषेक जी मैं आप ही की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं।
और आप समझाइए इसको अगर मैं गलत समझ रहा हूं तो, कि ठीक है जो दुनिया के इन्वेस्टर्स होंगे, शेयर के इन्वेस्टर्स या एफआईज की बात कर लें मोटी भाषा में, या फिर दूसरे इन्वेस्टर जो होंगे, उनके पास तो पूरी दुनिया है। भारत की आईटी कंपनी छोड़ के दूसरे आईटी कंपनी में लगा देंगे जो ग्रोथ ओरिएंटेड ज़्यादा है, इनोवेशन जहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन भारत की आईटी कंपनी भी भारत के ज्योग्राफिकल बाउंड्री में तो है नहीं, उनका अपना एक्सपोजर दुनिया के बाकी देशों में है। तो जब दुनिया के बाकी देशों की आईटी कंपनियां अपने आप को इनोवेटिव बनाएंगी तो जाहिर तौर पे उसका असर भारत की आईटी कंपनियों पर पड़ेगा, क्योंकि बाहर के जो क्लाइंट हैं वो भारत से बंधे हुए तो है नहीं किसी एग्रीमेंट के तहत, उन आईटी कंपनियों को सर्विसेज लेंगी। नहीं, बिल्कुल आपकी ये असेसमेंट बिल्कुल सही है और यही हो रहा है क्योंकि हमारी आज भी जो आईटी की जो बिज़नेस है, वो लार्जली एक्सपोर्ट है। देखिए अमेरिका के अंदर में आईटी में वो खुद कंज़्यूम कर रहे हैं, हम भी अमेरिका को जाके बेच रहे हैं। हम्म, तो उनके डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड उनकी आईटी की इतनी मैसिव है कि सब जगह से दुनिया उनको सर्व करती है, इसलिए तो इतने सारे टैरिफ डोनाल्ड ट्रम्प जी लेके आते हैं। बट इंडिया का अंदर में डोमेस्टिक का तो अभी तक कोई ऐसा रहा नहीं कि बहुत बड़ी डिमांड हमने यहाँ गेन कर ली, तो वहां से हमने डिमांड मूव अराउंड कर ली। अभी भी हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। तो अब आपने जो पॉइंट रखा वो बिल्कुल 100% सही है कि अगर आप इनोवेशन में लैक करेंगे और कोई और कंट्री का कोई और आईटी कंपनी जिसे आज जो रिक्वायरमेंट है कॉस्ट कटिंग की और अपने आप को एक रेवेन्यू मार्जिनलाइज को मेंटेन करने की, देखिए ग्रोथ है ना, सब जगह चैलेंजिंग है। तो अगर हम ये समझें कि ग्रोथ लाना बहुत ईजी है एक साइज में, आंसर इज नो। बट आप उस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। आप कंप्लेसेंसी के साथ थोड़ी बैठ सकते हैं कि भाई मैंने मैन पावर बना ली, मैंने 20 साल का बिजनेस बना लिया, तो अब मेरी जो है ऑटोमेटिक ग्रोथ होती रहेगी और ऑटोमेटिक मैं पैसा बनाते रहूंगा। सो ऐसा नहीं होता है। सो यू आर राइट एंड दैट वे हम लोग लैग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ कुछ कंपनियां हैं इंडिया में जो अल्टीमेटली बेनिफिट करेगी। कहीं ना कहीं वो अपने अपने आप को वहां प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सबके सब एक जैसे ही हैं। बट अगर मेजोरिटी की बात करेंगे तो आंसर इज व्हाट वी हैव डिस्कस इन दिस ये वाले शो के अंदर में। एक लास्ट 10 सेकंड का पॉइंट ऐड करना चाहूंगा आपने, क्योंकि रियल एस्टेट वाला पॉइंट भी ऐड किया था वहां पे। तो रियल एस्टेट में शिफ्ट ये है, जीसीसी, ठीक है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। आप माइक्रोसॉफ्ट ले लें, जो गूगल ले इसको लें, रिप्लेस कोई भी, वो सारी डिमांड आप देखिए, हैदराबाद देखिए, बैंगलोर देखिए, वहां पे 5-5 लाख 10-10 लाख स्क्वायर फीट की वो जीसीसी सेटअप कर रहे हैं। एंड ऐसे अनाउंसमेंट्स आप लास्ट 12 महीने में निकालेंगे तो मेरा असेसमेंट ये है कि कुछ नहीं करके भी 25 से 30 बिलियन डॉलर का जो जीसीसी है वो इंडिया में अभी आने वाला है। सो आई थिंक सो दैट इज वेयर द रियल एस्टेट प्ले इज गोइंग टू बी फॉर इंडिया। बट वो आईटी वाला जो गेम है वो अल्टीमेटली गूगल वाले और या माइक्रोसॉफ्ट वो सब वो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनका कैपेक्स है, उनके पास वो एआई के जो है नेचुरल लैंग्वेज जो उनको ट्रेन कर रहे हैं, नेचुरल एलएलएम जो बात करते हैं, वो वहां पे उनके पास वो कमांड चली जाएगी। हम उनको डेटा देंगे, वो डेटा प्रोसेस करके हम ही को बेचेंगे और हम उनके यूजर बनेंगे। हम्म। तो मोटे तौर पे जीसीसी जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर को दूसरे तरफ से कैटर कर लेगा। अभी ट्रेडिशनली जो जिस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर एसोसिएटेड है वैसा नहीं रहेगा, दूसरे तरीके से रहेगा। एक अपॉर्चुनिटी वहां पे जाकर निकल कर आएगी। अनिल जी, आपसे बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा कि अगर कोई आईटी सेक्टर में बना हुआ है अभी भी, तो हमें निकल जाना है कि बने रहना है, इसको कैसे पहचाने? देखिए, मेरी सलाह अभी फिलहाल थोड़ी सी हो सकता है बाकी लोगों से अलग हो। मैं अभी आईटी सेक्टर को अवॉइड करने की सलाह दे रहा हूं, और जिन्होंने पहले ले रखा है अगर बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है तो आप उससे एक बार के लिए निकल जाएं। देखिए, उसका कारण लक्ष्मण जी बड़े स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा, एक बड़ा सरल भाषा में बताऊँगा कि हमारे यहाँ ये जो एआई का जो भी चेंजेस हो रहा है ना, इसने सबसे बड़ी चोट डाली है जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनी है उनके बिजनेस मॉडल पे। जो हमारी स्पेशली इंडिया के जो आईटी इंडस्ट्रीज हैं उनकी सबसे ज़्यादा जो बिलिंग होती है ना, मैन पावर, मैन आवर्स में बिलिंग करते हैं वो। यानी कि वो जनरली चार्ज करते हैं, एग्जांपल के लिए बता दूं, वो $100 पर आवर के रेट से चार्ज करते हैं और फिर कहते हैं साहब देखिए इतने घंटे इस काम में लगे तो इसका इतना बिल हुआ, और यही उनका सबसे बड़ा रेवेन्यू मॉडल है इस समय। अब वही काम एक एआई टूल 5 मिनट में कर देता है, तो उसके लिए कोई उतना बड़ा जो यूजर कंपनी होगी उतना ज़्यादा पेमेंट अब आगे करेगी नहीं। और दूसरी चीज़, वो एक बहुत कम सब्सक्रिप्शन मॉडल पे वो एआई टूल से सेम बेनिफिट और इफिशिएंट बेनिफिट उठा लेगी। तो जो मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी री रेटिंग होने वाली, जो हम बात कर रहे हैं ना कि आईटी कंपनीज अभी सस्ते में है या वैल्यूएशन, देखिए वैल्यूएशन तो अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से होता है। अगर फ्यूचर की अर्निंग गिरती हुई दिखाई देगी इनकी, तो वो तो रीवैल्यू होकर के ऑलरेडी ऐसी बहुत महंगी हो जाएंगी आज के रेट पे। तो फ्यूचर इनकम इनकी बहुत ज़्यादा हैवी तरीके से डेंट होती दिखाई दे रही है। जो ट्रेडिशनल जो आउटसोर्सिंग कंपनीज, और चूंकि हमारा इंडिया की मोस्टली कंपनी सारी की सारी आउटसोर्सिंग बिजनेस के मॉडल पे ही चल रही हैं। अभी जैसे कि बात कही अभिषेक जी ने कि आईटी में वही कंपनी आगे सर्वाइव करेंगी जो इनोवेशन को एज अ प्रोडक्ट लेके चलेंगी।
तो जहां जहां इनोवेशन एज अ प्रोडक्ट है वो कंपनियां आगे सक्सेसफुल रहेंगी और सही रहेंगी, लेकिन जहां सर्विस सेक्टर का मॉडल है, सर्विस ओरिएंटेड मॉडल है, उनके रेवेन्यू स्ट्रीम पे हमेशा एक तगड़ा झटका लगेगा और इससे उभरने में समय लगेगा। तो जहां तक मैं अभी कर रहा हूं कि अपने क्लाइंट्स को मैं इस पूरे सेक्टर से अवॉइड करने की सलाह दे रहा हूं। आपने कहा कि अवॉइड करिए, आपने ये भी कहा कि थोड़े बहुत नुकसान हो तो निकल जाइए। जाइए। तो थोड़े बहुत नुकसान की परिभाषा क्या है? कोई किसी का, कई सारी कंपनियां ऑल टाइम हाई से 30% 40% तक जा चुकी हैं, गिर चुकी हैं। अब वो लोग जो फंस चुके हैं उस टाइम लेकर के, तो वो बने रहे कि अब निकल जाए, चूंकि मान लीजिए 40% गिर गया तो लोगों का इतना गिर गया, अब इससे तो ज्यादा थोड़ा गिरने वाला है। देखिए, ये बाजार में मैं पर्सनली इस चीज में विश्वास करना पसंद नहीं करता हूं कि अगर इतना गिर गया तो इससे ज्यादा नहीं गिरेगा। ठीक है, ये बात हो सकती है कि लगे कि भाई एकदम आईटी कंपनियां खत्म तो नहीं हो जाएंगी, लेकिन फिर भी जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जो मैं जितना डेटा को एनालाइज कर पा रहा हूं, तो मुझे दिख रहा है कि इनकी फ्यूचर अर्निंग पर एक तगड़ा डेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जैसे बात हो रही थी कि अभी ऐसे और भी टूल निकलेंगे जो और इफिशियंट होते चले जाएंगे, तो जो जिस चीज को ये लोग दिन भर में करते हैं या एक महीने में करते हैं, हो सकता है वो कुछ मिनटों में हो जाए और उसकी सब्सक्रिप्शन चार्जेस बहुत कम होंगे। तो ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है कि इनमें इनकी जो अर्निंग कैपेसिटी है, इनकी जो अर्निंग मॉडल है, उस पर बहुत तगड़ा एक झटका लगने वाला है। इनकी कैपेसिटी गिरने वाली है और सडनली रातों रात ही अपने बिजनेस मॉडल को चेंज नहीं कर सकते। तो मेरी सलाह यह है कि टोटल पोर्टफोलियो में अगर आप देखें, अगर आपके आईटी की वजह से, क्योंकि बाकी पोर्टफोलियो में हो सकता है आपको बैलेंस कर रहा हो, तो अगर सारा पोर्टफोलियो आपका बहुत डाउन नहीं है तो एक बार के लिए आईटी से निकल जाएं और उसको कहीं सही दूसरी जगह पे लगाएं। दूसरी जगह क्या, उस पर मैं चर्चा करूंगा आगे चल करके। पंकज जैन साहब, मेरा सवाल आपसे है कि हमारे पोर्टफोलियो में अगर आईटी कंपनियां हैं, अगर हम 30% 40% नुकसान पर हैं, तो हो सकता है कि आगे फ्यूचर उस कंपनी का हो, तो कैसे पहचाने कि उस कंपनी का फ्यूचर है? जो इनोवेटिव है, जो छोटी कंपनियां, मझोली कंपनियां हैं, या फिर ट्रेडिशनल कंपनियां, किस पर बने रहे और किससे निकल के चले आए? लक्ष्मण जी देखो, इसका मैं 2-3 भाग में जवाब दूंगा। बहुत मुश्किल नहीं है, बट आई थिंक जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है वो हमारे को बहुत सारी चीजें करने नहीं देता, हमारे को चर्निंग करने नहीं देता। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई ट्रेड या जब भी कोई इन्वेस्टमेंट ऑफ होप बन जाए, ट्रेड ऑफ होप बन जाए, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जब आपको फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दूसरी तरफ दिखाई दे रहे हैं और सिर्फ आप होप पे बैठ जाते हैं, तो आई थिंक एक काफी बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अगेन टू से कि पूरे आईटी सेक्टर को हम एक सेम ब्रश से पेंट कर दें कि आईटी सेक्टर इज ओवर एंड आउट एंड लेट्स नाउ स्विच ओवर टू सम अदर सेक्टर्स लाइक फाइनेंशियल्स और हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग काइंड ऑफ थिंग, आई थिंक वो भी ठीक नहीं होगा। इस टाइम पूरी इंडस्ट्री को एक ब्रश से पेश किया जा रहा है। मेरा ये मानना है, हम व्हाट वी हैव बीन गाइडिंग आवर क्लाइंट्स आल्सो, बहुत सारी ऐसी कंपनियां, छोटी मझौली कंपनियां रादर आईटी में, who are doing excellent work, but इस टाइम क्योंकि समय की मार है, उनपे सेक्टर की मार है, मे बी दे हैव बीन falling like pins with others, but मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा। there are some specific companies who are doing excellent work in say in automation of automobiles, auto ancillary में, manufacturing में, हेल्थ केयर में। देर आर सम स्पेसिफिक कंपनी, मेनी स्पेसिफिक कंपनीज। उस तरह की कंपनी मेरे को लगता है कि एआई मॉडल से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगी। रादर दे विल इवॉल्व देमसेल्व्स एंड दे विल स्टार्टिंग यूजिंग एआई एंड दे कुड रादर बेनिफिट। और जब भी थोड़ा सा टाइड या थोड़ा सा नॉइज टर्न अराउंड होएगा, दीज कंपनीज कुड डू एक्सीडिंगली वेल। देर आर सम बिगर कंपनीज आई थिंक जिनमें जो एक ह्यूमन मैन पावर एलिमेंट है, जो बिलिंग ह्यूमन उस मैन पावर की वजह से हो रही है, जहां पर इनोवेशन कम है, आई थिंक दे वुड स्ट्रगल विद द ग्रोथ। सो टू से कि पूरे सेक्टर में ये इस तरह का दबाव बना रहेगा, आई थिंक सही नहीं होगा। सो देयर कुड बी सम स्विचिंग विद इन सेक्टर, देयर कुड बी सम स्विचिंग फ्रॉम द सेक्टर टू सम अदर सेक्टर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 5-10-20% नीचे इस टाइम है भी आपकी कॉस्ट से, आप सब चीज को टॉप से मत कंपेयर करिए। नॉट एवरीबडी हैज एंटर्ड इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस एट द टॉप। सम हैव लॉस्ट देयर प्रॉफिट्स बट टॉप पे नहीं एंटर किए। और उस लेवल से अगर 5-10% नीचे भी है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी या एक हेल्थ केयर कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या डिफेंस कंपनी कैन गिव मी मच बेटर रिटर्न्स इन नेक्स्ट 6 to 12 months बजाय मी सिटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर कंपनी, सो आई कैन स्विच दैट मनी। अगर मेरे पर्टिकुलर 100 रुपए हैंगे, चाहे वो पुराने या नए 100 रुपए हैं,
I have to make that 100 rupee relevant. I just don't have to sit on a longer term hope कि अगले 1.5-2 साल में कहीं ना कहीं this will revive. So उसके बीच में बहुत सारा पैसा हो सकता है बन के बाहर भी हो जाए. So lot of churning is happening. मैं नहीं कह रहा कि IT sector out हो गया, but one has to be cautious with IT sector. One has to be very specific with the companies. अपना homework करना पड़ेगा. अगर वो homework खुद नहीं कर सकते, I think there are tools, there are people, there are relevant funds which can do that homework. So उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मेरे को लगता है कि IT में churning रहेगी. और जैसा मैंने कहा कि नया पैसा अगर मुझे डालना हो, if I have to put new 100 rupees, I would be cautious with IT sector. There are many other sectors who are evolving, जो कि AI को यूज करके, IT सेक्टर को यूज करके मेरे को लगता है कि बहुत आगे दौड़ रहे हैं और आगे अच्छा दौड़ सकते हैं. रादर आई वुड पुट दैट मनी इनटू दोस काइंड ऑफ सेक्टर, दोस कंपनीज एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स. क्योंकि अगले 2-3-4 क्वार्टर मेरे को लगता है ये नॉइज बना रहेगा. कंपनीज विद कम सम काइंड ऑफ क्लेम्स. कंपनी कहेंगे हम इफेक्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या हम देख रहे हैं 2-3. सो आई थिंक इट्स प्रीटी हेजी फॉर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स. और जब तक थिंग्स हेजी है, I think it's better to stay cautious rather than be aggressive with the sector. हालांकि आपने बड़ा अच्छा कहा कि जो लोग आईटी को यूज करके एआई को यूज करके आगे बढ़ रहे हैं उस पर पैसा लगाइए, लेकिन एआई वाले आईटी वाले पे पैसा मत लगाइए. तो जो सहारा बना उसको छोड़ दिए, सहारे के आधार पे चल रहा है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है. अच्छी बात है. ये पे सुदीप सर, अंतिम सवाल आईटी पे पूछूं, फिर मैं दूसरे मुद्दे पे जाऊंगा. म्यूचुअल फंड का क्या किया जाए? मैं देख रहा था डेटा जिसमें करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड लगा रखा है. उनका सेंटीमेंट क्या है? पैसा लगाएंगे अब कि अब रुक जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से आखिरी के दिनों में सेशन में गिरावट आई तो ऐसा लग रहा था कि म्यूचुअल फंड हाउसेज ने फिर से खरीदना शुरू कर दिया. देखिए, मुझे तो लगता है जी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए एआई का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, और उस पर 1 मिनट बाद आएंगे. जो म्यूचुअल फंड्स आईटी डेडिकेटेड, टेक्नोलॉजी डेडिकेटेड फंड्स है, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं, मैं जानता हूं बहुत सारे फंड्स को, जो कि बहुत एक पार्ट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इज इन इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज. सो उनके लिए तो आई थिंक दे आर डूइंग वेल एंड दे विल कंटिन्यू टू डू वेल. बट इंडिया टेक्नोलॉजी फोकस फंड्स, उनके लिए थोड़ा दिक्कत की टाइम है. तो आई थिंक दे विल हैव टू रीएडजस्ट देयर पोर्टफोलियो क्विकली and try to find out the winner in ये जो नया स्थिति है इसमें विनर फाइंड आउट करने का कोशिश करना पड़ेगा. ब्लाइंडली टॉप डाउन अप्रोच मेरे ख्याल से अभी काम नहीं करेगा टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, इंडियन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में. साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे पहले भी बात हो रहा था, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जो क्षेत्र काम करते हैं, म्यूचुअल फंड इन क्षेत्रों में भी है. तो मुझे लगता है कि फंड्स के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. And I'm sure they will reap rewards. As an investor, I think I will recommend continuing deploying in mutual funds. आपको सही सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, वो इस्तेमाल करके आपको निवेश करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड में, क्योंकि वो एक सही जरिया है निवेश करने का. एक क्षेत्र का मैं जिक्र करूंगा, मुझे लगता है सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा एआई में, वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें हम सब लोग जुड़े हुए हैं. इक्विटी रिसर्च बोलिए, म्यूचुअल फंड बोलिए, इंश्योरेंस बोलिए, लेंडिंग बोलिए, हर जगह पे आई थिंक रेवोल्यूशनरी बेनिफिट कंपनीज को मिलेगा एआई टूल के जरिए. और आईटी कंपनीज नहीं बोल रहा हूँ, उनका काम करने का तरीका बदल जाएगा, उनका प्रोडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली एनहांस हो जाएगा, जो कि इवन यूजिंग टेक्नोलॉजी आज नहीं हो पा रहा. बिल्कुल, इसी पे आना ही चाह रहा था. एक आखिरी सवाल गौरांग शाह साहब लेता हूं, फिर ब्रेक पे जाऊंगा. गौरांग शाह साहब, आईटी कंपनियों की सेहत को नापने वाले थर्मामीटर को बदलना पड़ेगा, कह सकते हैं? बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ेगी, सिर्फ थर्मामीटर ही नहीं, बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ेगी. और ये धीरे, जैसे मैंने कहा, मशीन ही बदलनी होगी. हाँ, तो ये मतलब मैंने मेरी टिप्पणी में कहा कि देखिए, ये आविष्कार, परिवर्तन, निरंतर बदलाव ये होता रहेगा, और इसके लिए सिर्फ एक थर्मामीटर बदलने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी. आपको बहुत सारी चीजें बदलने की पहले तो आपकी सोच और विचारधारा बदलनी पड़ेगी लक्ष्मण जी, क्योंकि ये परिस्थितियां ऐसी है. तो देखिए, और आप जो प्रश्न पूछ रहे थे ना मेरे ख्याल से जैन साहब से, तो देखिए, पहले आप जब 30-40% करेक्शन की बात करें लक्ष्मण जी, आपको पहले क्लाइंट को बिठा के समझाना चाहिए कि भाई ये परिस्थिति है, ये क्षेत्र में जहां पर आपने निवेश किया आईटी में, और ये समय लगेगा, यहाँ पर भी अनिश्चितता का वातावरण है. इसके सामने विकल्प क्या है दूसरे? आप इतना नुकसान भुगत लीजिए और अपना पैसा जो आएगा उसको यहाँ से उठा करके इस क्षेत्र में डालिए, इस क्षेत्र में ये चीज है. तो वो
क्लाइंट को समझाने की जरूरत है लक्ष्मण जी। अगर क्लाइंट के पास, जैसे मैंने कहा, हर एक क्लाइंट अलग अलग रिस्क प्रोफाइलिंग होते हैं, क्रेडिट रिस्क होता है वगैरह वगैरह, उम्र होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये पहले ये जरूरी है कि आप ये सब चीजें एक्सप्लेन करें क्लाइंट को, और फिर क्लाइंट का क्या निर्णय है उसके अनुसार आप कामकाज कीजिए। लेकिन आपका प्रश्न का उत्तर, एक नहीं बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। और चूंकि हमने थर्मामीटर और बीपी मशीन की बात की, तो बताऊं तो कि मैं कहीं पे बैठा था कल, तो वहां पता चला कि हेल्थ सेक्टर में इतना तेजी से एआई का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। हालांकि आम लोगों के लिए बड़ा फायदा की चीज़ है, लेकिन पूरे हेल्थ सेक्टर में बहुत तेजी से एआई इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग सीटी स्कैन और एक्सरे जैसे मशीनों का इस्तेमाल करते, तो सारी चीज़ें एआई से निकल कर रही है। बड़ा आश्चर्य की बात है। तो हेल्थ सेक्टर में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। और कौन कौन से सेक्टर में अपॉर्चुनिटी दे रहा है एआई ने, तो उस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। हम लोग चर्चा करें कि आईटी सेक्टर में आगे क्या करें, एक निवेशक होने के नाते। चूंकि जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने पूरे आईटी सेक्टर में तहलका मचा रखा है, उससे एक बड़ी चिंता निकल कर सामने आ रही है। चिंता वाकई चिंता है या फिर एक अवसर भी दे रहा है, इस पर हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभिषेक अग्रवाल साहब हमारे साथ है, मैनेजिंग पार्टनर है रॉकस्ट्रीट कैपिटल के। अभिषेक अग्रवाल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग एआई के कई सारे इम्पैक्ट पे, कुप्रभाव पे, प्रभाव पे चर्चा करी हम लोगों ने। तो वहां से एक बात जो हर कोई निकल के सामने आ रहा था, जिनको बीच बीच में रोक रहा था कि हम लोग आगे चलकर चर्चा करेंगे, वो ये कि इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो एआई से, आईटी सेक्टर से जो बदलाव आ रहा है, आपको कौन सा दूसरा सेक्टर दिख रहा है जहां पे आपदा में अवसर वाली बात अगर कहें तो निकल के सामने आ रही है? जी लक्ष्मण जी, ये बहुत अच्छा सवाल है बिकॉज अभी तक हमने कॉन्सेंट्रेट थोड़ी नेगेटिव साइड पे ज्यादा कर ली कि कहाँ अपॉर्चुनिटी लॉस ज्यादा हो रही है, बट एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कहीं और बन भी रही है, और ये आपने बिल्कुल सही यानी आइडेंटिफाई वैसे किया वैसे है। वैसे मार्केटिंग का फंडा होता है कि पहले डराइए आदमी को, फिर अपना प्रोडक्ट बेचिए। बट यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंट होगा। सो जैसे आपने कहा कि कौन से सेक्टर मुझे चलिए। लगते हैं बिगेस्ट बेनिफिशियरी, तो एक तो मुझे फाइनेंशियल सेक्टर बिल्कुल लगता है कि एकदम आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट फिट है। इससे इससे क्या होगा कि आपके मार्केट एक्सपांड होगी। आज जैसे आप सपोज एक लोन डिसबर्समेंट प्रोसेस आप समझ लीजिए, राइट फ्रॉम ओरिजिनेशन टिल डिसबर्समेंट। अब उसके अंदर में आप देखेंगे तो बहुत लेयर्स होते हैं, क्योंकि अब आप पहले तो प्रोफाइल आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद आप चेक करेंगे कि भाई उसके रिकॉर्ड्स प्रॉपर है कि नहीं है, क्वालिफाइड है कि नहीं है उस लोन के लिए, उस तरह के लोन के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आप प्रोसेस रन करने के बाद एप्लीकेशन, और फिर आप डिस्बर्स हो। काफी बड़ी चेन है, इसमें काफी हद तक काफी कुछ हुआ है। बट एआई का जो टूल है वो इसे स्पीड अप कर देता है, एरर रिड्यूस कर देता है, असेसमेंट की क्वालिटी बेटर कर देता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री ऑफ द रिकॉर्ड्स जो अलग अलग जगह से फेच करके वो ये पुल करके ये असेस कर सकता है कि वेदर द एप्लीकेशन जेन्युइनली इज गुड और इट इज फेक। नाउ अगर हम, ये तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल, एक लोन डिसबर्समेंट के एग्जांपल से दिया। अब आप इसको कोई भी तरीके से आप इसको अगर आप फिट करें, तो जो ऑलरेडी फाइनेंशियल मार्केट से जो डिजिटल मार्केट है, आप देखिए आप बैंक में काम करते हो तो डिजिटल करेंसी आपकी, वो फिजिकल करेंसी के साथ आप नहीं मूव अराउंड कर रहे। तो जहां पर भी कुछ चीज ऑलरेडी डिजिटल वर्ल्ड में है, वहां पे जब आप एआई को लेके आएंगे तो वो उसको स्पीड अप कर देगा, वो एफिशिएंसी को स्पीड अप कर देगा, कॉस्ट को कम कर देगा, ग्रोथ को बढ़ा सकता है। सो फाइनेंशियल सेक्टर मुझे लगता है कि एक ये सेक्टर है जो बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। इंडिया के लिहाज से बात हो रही है अभी, ग्लोबली भी ऑफ कोर्स बेनिफिट हो, मगर हम तो हमारे देश में रहते हैं तो हमारे सेक्टर्स अच्छा करे, यही हमारी उम्मीद रहेगी। फाइनेंशियल दूसरा सेक्टर। जो, हाँ, ये, दूसरा कुछ बता रहे थे आप, सॉरी। हाँ, दूसरा सेक्टर वही सेक्टर है जो आपने आपके क्लोजिंग में बिफोर ब्रेक आपने कहा कि हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में पहले क्या होता था कि आप देखिए कोई भी नया ड्रग जब आता है तो उसे कई सारे ट्रायल फेजेस से गुजरना पड़ता है, उसकी स्टेजिंग होती है। हर एक ट्रायल फेजेस पे बहुत डेटा लगता है, बहुत रिसर्च लगता है, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, एंड अलग अलग तरीके से तो कई कई कंट्री में अलग अलग इतने नॉर्म्स है कि उसे अगर आप रियलिटी में उसको आप करने जाओ तो वो एक बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज होता है। और जो कि हिस्टोरिकली अभी तक हमने देखा भी है कि एक ड्रग को लॉन्च होने में 3 4 5 10 साल, गॉड नोस, एक इतना लंबा समय लगता है। एआई के टूल से वो जो है रिसर्च और उसकी जो डेटा पुल अप के बाद हम उसको फास्ट ट्रैक कर सकते हैं, वो कम हो जाता है। इसका मतलब ड्रग डिस्कवरी या ड्रग लॉन्च जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत फास्ट हो जाएगी। आज कैंसर जैसे डेंजरस डिजीज को, जिसकी अभी तक हम बात कर रहे थे कुछ सालों तक कि कोई चांस ही नहीं है कि कोई हम इसे देख पा रहे हैं सॉल्व होते हुए कि ये क्योरेबल डिजीज हो जाए 100% लेवल पे, आज हम ये बात कर सकते हैं। बल्कि इसके ऊपर तो अब ये भी बात उठ रही है कि अब एआई की वजह से हम ज्यादा दूर नहीं है कैंसर ट्रीटमेंट को लेके भी, जैसे कि डायबिटीज को लेके अभी हमने कुछ दिन पहले कुछ ड्रग्स को देखा है जो काफी हद तक डायबिटिक पेशेंट को हेल्प करता है।
सो ये सारी चीजें एक रियलिटी है और मैनकाइंड को लेकर डेफिनेटली ये बहुत बड़ा हेल्प होगा। सेक्टर में भी ऐसी कोई कंपनियां जो एआई एम्ब्रेस करेगी उनको भी फायदा होगा। सो सर्टेनली एज अ इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्टर के नजरिए से देखें तो ऑप्शन तो कहीं और है देखने जैसा। आपको आईटी सेक्टर में ही क्यों रहना है प्योरली, क्योंकि अब तो हर एक कंपनी को आप आईटी सेक्टर समझ लीजिए या आईपी समझ लीजिए। या दूसरा है, अगर मैं एक कंज्यूमर हूं तो सर्टेनली मेरे लिए तो एक बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि अब मेरे लिए हर एक चीज ईज आउट होते हुए जा रही है, आराम होती हुई जा रही है, फास्ट होती हुई जा रही है। हालांकि कंज्यूमर होने के नाते अनिल जी ये भी अच्छा है कि हम पहचान भी तो पाएं एआई के टूल से कि हमको कौन सा सेक्टर है ज्यादा ल्यूक्रेटिव है, कहां पे ज्यादा बेहतर रिटर्न होगा। क्या इसमें एआई का आप लोग इस्तेमाल करते हैं कि नहीं जब शेयर या सेक्टर चुन रहे होते हैं तो? जी एकदम, ये एक अनदर इस्तेमाल ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जो बात हो रही थी कि फाइनेंशियल सेक्टर में एआई का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होने वाला है, उसमें एल्गो ट्रेडिंग में इसका यूटिलाइजेशन शुरू होने वाला है। आगे एआई ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, मतलब एआई पावर ट्रेड जिसको हम बोलते हैं। फिर पोर्टफोलियो डिजाइनिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वहां पे इसका हेल्प मिलेगा। और ऐसे बहुत से एवेन्यूज हैं। मतलब देखिए, कुल मिला के कहने की चीज़ ये है कि जो काम में हफ्ते या 15 दिन लगते थे वो काम ये क्लिक में कर देगा। केवल अब आपको क्रिएटिविटी लगानी है, उसको सही कमांड देने आना चाहिए, सही आपको पैरामीटर्स देने आना चाहिए। वो एक एआई को मैं मानता हूं कि बहुत इंटेलिजेंट और इफिशिएंट असिस्टेंट है। तो बस ये है कि उसको गाइडेंस लेकिन आपको देना होगा, तो आप जितना बढ़िया गाइडेंस देंगे वहां पे। अब रही बात कौन कौन सेक्टर्स बेनिफिट हो सकते हैं, तो देखिए हमने फाइनेंशियल और हेल्थ केयर की बात की, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सेक्टर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि आगे जाके बहुत तेजी से बढ़ेंगे इस एआई की वजह से। जिसमें कि एक तो आप समझ लीजिए कि स्पेस टेक्नोलॉजी या डिफेंस जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। जो मैं पास में जी, एजुकेशन सेक्टर में एक बात चल रही है कि पर्सनलाइज्ड कोचिंग शुरू हो सकती है एआई की वजह से, यानी कि हर बच्चे को उसका पर्सनल ट्यूटर एक ऐप में मिल सकता है और वो जो पूछेगा वो बताएगा, हर जानकारी उसके घर तक पहुंच सकती है। तो ये सब्सक्रिप्शन मॉडल में बहुत कुछ बड़ा एक डिसरप्शन आने के चांसेस दिख रहे हैं जो आने वाले समय में हमें दिखाई दे रहा है। आपके पास आता हूं दोबारा अनिल जी। गौरांग शाह साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता था। ये हम इतनी एआई की बात कर रहे हैं, आधुनिकरण आविष्कार की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से योगदान मिलेगा। लक्ष्मण जी, कभी सोच आई है दिमाग में कि इंसान अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना बंद कर देगा? अभी नहीं सोच क्या, इसमें तो नहीं लोग तो खुलेआम कर रहे हैं। गौरांग शाह साहब, इसमें तो लोग खुलेआम कर रहे हैं कि लोग दिमाग लगाना बंद कर दिया। अब पूछिए नहीं, लोगों ने दिमाग लगाना बंद कर दिया। अब तो ये होता है कि स्थिति है, घर से ऑफिस से निकलते हैं तो घर का एड्रेस लगा लेते हैं और जैसे जैसे गूगल बताता चले जा रहे थे, अपना रास्ता भूल चुके रहते हैं। तो मैं वही कह रहा था, दरअसल मोबाइल फोन आया उसके पहले कम से कम मुझे 15 से 20 लैंडलाइन नंबर याद रहते थे। अब मोबाइल फोन आने के पश्चात एक भी नंबर याद नहीं है। कभी कभार तो खुद का नंबर भी सोचना पड़ता है कि क्या नंबर है। तो देखिए लक्ष्मण जी, फायदा देखिए, आप आधुनिकरण आविष्कार परिवर्तन जो है एआई का जो हो रहा है आईटी क्षेत्र में, उसका सकारात्मक असर काफी सारे क्षेत्रों पर पड़ेगा, लेकिन उसका साथ साथ इंसान के ऊपर भी एक नकारात्मक असर पड़ेगा। नकारात्मक, बिल्कुल। आपने ऐसा मुद्दा छेड़ दिया, हर कोई बोलना चाहता है। सुदीप सर, फिर पंकज जैन साहब आपके पास आता हूं मैं। सुदीप सर। देखिए लक्ष्मण जी और गौरव भाई, मुझे लगता है कि हमारा स्किल सेट अपग्रेड करना पड़ेगा। आप मोबाइल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी मुझे भी उस जमाने में 15-20 नंबर याद थे, अब कुछ भी याद नहीं है। बीवी का नंबर 2-3 बार सोच के बताना पड़ता है। पर साथ में क्या हो गया, तो बड़ी डांट पड़ती होगी घर में बड़ी डांट पड़ती होगी सिर्फ सर। तो बिल्कुल बिल्कुल अपना नंबर भूल जाइए, उनका नंबर याद रखिए आप। पर देखिए क्या हो गया कि हम लोग बहुत कुछ और सीख रहे हैं। हमारा जो टाइम सेव हो रहा है वो टाइम हम करना चाहिए एटलीस्ट, और सही इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है हर लेवल पे ये होगा। आप आईटी कंपनीज की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर, फार्मा, एजुकेशन, हर क्षेत्र में अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा। और देखिए लक्ष्मण जी, ह्यूमन सिविलाइजेशन आप देखेंगे, जब स्टीम इंजन आया, ऐसा नहीं है कि जो घोड़ा गाड़ी चलाते थे उनका जो नौकरी चला गया। इसको लेके एक बहुत अच्छी मूवी भी है, नया दौर बोल के, हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, कभी देखिएगा। पर इसको हम रोक नहीं सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, इवेंचुअली ये मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए ही होता है। हमको सही इस्तेमाल इसका जरूर करना जरूरी है, पर मैनकाइंड का बेनिफिट ही होगा, अपग्रेडेशन ऑफ स्किल होगा। आपको लीजर टाइम ज्यादा मिलेगा, आपको बेटर काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पंकज जैन सर, आप भी इशारा कर रहे थे जोड़ने के लिए।
लक्ष्मण जी, मैं 2-3 चीजें ऐड करना चाहूंगा। एक तो जो आप बात कर रहे थे कि इसके कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो बेनिफिशियरी रहेंगे, हमें ये एक बात नहीं भूलनी चाहिए, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। और मेरा ये मानना है कि ये जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, थोड़ी सी एक लेड बैक स्लम्बर मोड में चली गई थी। हमारे पास ब्रेन पावर की कमी नहीं है। जो भी यूएस में भी एआई या जो कंपनीज फ्लरिश कर रही हैं, चाहे वो एंथ्रोपिक भी हो या और भी हो, उनके ज्यादातर सीटीओ इंडियंस ही हैंगे। तो हमारी कंपनीज भी, बहुत सारी कंपनीज आई एम प्रीटी श्योर, काफी अच्छी तरह इवॉल्व होंगी एंड दे वुड बी थ्राइविंग एंड सम ऑफ देम वुड बिकम स्ट्रॉन्गर एंसिलरी टू द बिगर एआई कंपनी जो कि अभी प्रेवलेंट हैं, चाहे वो ताइवान में हो चाहे वो यूएसए में। आई थिंक दैट वुड बी वन एरिया। सो आईटी से ही उभर के आईटी की कंपनी आएंगी, पर हमारे को थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। वी वुड बी अवेयर ऑफ दैट। उसके अलावा जैसे है मैन्युफैक्चरिंग में है, फार्मास्यूटिकल में है, एरोनॉटिक्स में है, यहां पर चाहे बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे देश में ना हो, बट डेफिनेटली वी वुड बी एग्रेसिव, सम कंपनीज वुड बी एग्रेसिव वेंडर्स टू दीज काइंड ऑफ कंपनीज हु आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क विद एआई। सो मेरे को लगता है ये एक और एक एरिया ऑफ इनोवेशन। रोबोटिक्स, अब जिस तरह से मेरे को लग रहा है अभी इतनी चर्चा नहीं हो रही है रोबोटिक्स में, रोबोटिक्स इज वन एरिया। आप चाइना जाइए, वहां के होटल्स में आप कुछ ऑर्डर करिए, आपको देने रोबोट आता है बजाय कोई ह्यूमन मैन पावर के। सो दैट इज वन एरिया। तो ठीक है, रोबोटिक्स में डायरेक्टली हम बहुत ज्यादा आगे ना हो, बट दिल बी मेनी कंपनीज हु वुड बी सर्विसिंग दैट कॉज सिटिंग आउट इन इंडिया। So there are many areas. Financial is one, एक consensus area है जो हम सबको लग रहा है कि काफी benefit होगा. So there are many areas, there are many evolving areas, and there are many evolving areas within IT which would come on the upper side. So एक churning हो जाएगी IT में भी. तो ये मत समझिए कि IT as a sector बाहर हो गया और हम पैसा दूसरे ले जाए. It's just that maybe as of today we don't know exact answer कि कौन सी कंपनी ऊपर आ जाएगी, कौन सी नीचे आ जाएगी. बट आप अवेयर रहिए, अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए, अच्छी नॉलेज गैदर करिए एंड अच्छे फंड या अच्छे फंड मैनेजर के साथ रहिए। स्टे विद आईटी सेक्टर, आपको यहां पर भी अच्छा पैसा देखने को मिलेगा। चूंकि बाकी जहां जहां ग्रो होगा तो आईटी के सेक्टर की वजह से ग्रो होगा, भले उसके नेचर चेंज हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि आईटी सेक्टर बैठ जाएगा, उसके बदौलत पर ग्रो होने वाले सेक्टर सब बुलंद रहेंगे और ये कमजोर पड़ा रहेगा। लेकिन आपने सही कहा कि देखते रहिए कौन सबसे तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता रखता है, या फिर कहें कि जो हालात के साथ अपने आप को बदलता रहेगा वही बचा रहेगा। यही सबसे मोटा फॉर्मूला। हालांकि सुदीप सर को बोल दूं, सुदीप सर कह रहे थे कि एआई की वजह से काफी ज्यादा समय बचता है, तो उस समय का इस्तेमाल लोग करेंगे अलग अलग चीजों में। लेकिन दुख की बात है, लोग समय का इस्तेमाल बाकी चीजों में नहीं करते हैं, इस रील स्क्रॉल करने में ज्यादा चले जाते हैं, क्योंकि वो भी एक बड़ा अजीब सा इजाद हो गया। और दूसरा, आपने कहा कि नंबर लोग याद नहीं रखते, तो मेरे प्रोड्यूसर साहब ने मुझे मैसेज किया कि जमतारा वाला सब सारे नंबर याद रखते हैं। इसे एआई का जमाना है, जिससे जो है आपका डिजिटल फ्रॉड हो रहा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो जिसको याद रखना हो तो रख लेता है, इसकी चिंता ना करें। एनीवे, अभिषेक अग्रवाल साहब, इस पे एक सवाल और आपसे पूछूं मैं कि आप तो लोगों को इन्वेस्टमेंट के आइडियाज भी देते हैं, आप लोग अपने सेगमेंट में, चूंकि फाइनेंशियल सेक्टर की शुरुआत आपने की थी, आप लोग अपने सेक्टर में एआई कितना यूज करते हैं? अब उस तरह से बैठ करके पूरा रिसर्च करना है, कौन सा शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कहां पे बेचना चाहिए, कहां खरीदना चाहिए, ये सब करना पड़ता है कि एआई कर देता है खुद ब खुद? जी, मैं ये एक शो में एक बहुत सॉलिड लाइन थी कि एआई एक बहुत ही एफिशिएंट असिस्टेंट है, और अगर आपका ब्रेन, आपका एक्सपीरियंस उस असिस्टेंट के थ्रू अगर आप यूज करें, तो जो आपने अभी बात रखी कि हम करते हैं, बिल्कुल एग्रेसिवली करते हैं, एंड ये बिल्कुल एफिशिएंटली वर्क करता है। और अगर इसको ढंग से कोई इम्प्लीमेंट कर दे, तो ट्रस्ट मी, आपका जो टाइम बचता है और आप फोकस जिस चीज पे करना चाहते हैं, जो करने वाली चीज है, वो आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो समझने वाली बात है हमारे काम में या किसी के काम में, कि जितना डेटा होगा और जितना डिजिटल फ्रेमवर्क बना रहेगा, उतनी एफिशिएंसी आई की बन जाएगी। आज आप सपोज की कोई कंपनी की अर्निंग कॉल्स होती है, ट्रांसक्रिप्ट मिल जाती है, एनुअल रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट भी आपको डिजिटल मिल जाती है। सो आज आपके पास कॉर्पोरेट एक्शन हुआ, वो भी आपको डिजिटल मिल जाता है। अब अगर सब कुछ डिजिटल है, तो आपको अपना ब्रेन यूज करना है कि कैसे उसे कंप्यूट करें और उसमें से क्या फाइनल आउटकम निकाल के डिसीजन ले। तो आपका अटेंशन अब आपके एक्सपीरियंस, मार्केट साइकिल और उसके हिसाब से जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी को समझने की कैपेबिलिटी है, वो एज अ ह्यूमन आपकी बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। बाकी जो चीज है वो डेफिनेटली एआई कर देगा, और हम तो डेफिनेटली इसको यूज करते हैं। बिल्कुल। हालांकि समय यहाँ पे कम खत्म हो रहा है, इसलिए शो को यहीं खत्म करना पड़ेगा। इसी के साथ कि जो मुद्दा गौरांग शाह साहब ने उठाया है, उसको हमेशा याद रखिएगा कि इस एआई के जमाने में दिमाग काम करना बंद ना कर दे, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। इसी के साथ आवाज अड्डा फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।